नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद रात को सोने नहीं देगी। मैं राम सिंह हूँ। पिछले 20 सालों से सरकारी बस चला रहा हूँ। मेरी जिंदगी सड़कों पर ही गुजरी है। सुबह की धूप में चमकती सड़कें, शाम की पीली रोशनी, रात का घना अंधेरा, ये सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैंने हर तरह के रास्ते देखे थे, पहाड़ों के खतरनाक मोड़, जंगलों की तंग पगडंडियां, ऐसे हाईवे जहां घंटों कोई गाली नहीं दिखती। मैंने हादसे देखे थे, मैंने लोगों को मरते देखा था, मैंने रोते परिवार देखे थे, लेकिन मैंने कभी किसी अलौकिक चीज़ पर भरोसा नहीं किया। मेरे लिए हर डर की एक वजह होती थी, या तो इंसान की गलती या मशीन की खराबी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे साथ जो कंडक्टर था उसका नाम राजू था। वो मुझसे छोटा था लेकिन दिल का बहुत साफ था, थोड़ा डरपोक भी था लेकिन ईमानदार। वो अक्सर मुझसे कहता, उस्ताद कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिन में भी अजीब लगते हैं और रात में तो बिल्कुल ही। मैं उसकी बात काट देता। मुझे ये सब कहानियाँ लगती थीं, गाँवों में फैली अफवाहें। इस बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ था एक नए रूट पर, लखनऊ से एक छोटे से गांव कुशनपुरड़ा तक। दिन में वो रास्ता भी अजीब लगता था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल, कभी-कभी टूटी हुई झोपड़ियां और कई बार ऐसे पेड़ जो इंसानी आकृति जैसे लगते थे। लेकिन रात में वो रास्ता कुछ और ही बन जाता था। अंधेरा इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें खो जाती थी। हवा में अजीब सी ठंड होती थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी जकड़ लेती थी। राजू कई बार मुझसे कह चुका था कि इस रास्ते पर रात में कुछ ठीक नहीं होता। उसने बताया था कि कुछ ड्राइवरों ने अजीब चीज़ें देखी हैं, कुछ सवारियां बिना उतरे गायब हो गईं और कुछ लोग आज तक वापस नहीं आए। मैं हर बार हंस देता। मैं उसे समझाता कि डर दिमाग का खेल है, अगर तुम सोच लोगे कि कुछ गलत होगा तो तुम्हें सब गलत ही दिखेगा। लेकिन उस रात ने मेरी सारी सोच बदल दी। जनवरी का महीना था, सर्दी अपने चरम पर थी। हवा ऐसी थी कि जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े घोल दिए हों। हम शहर पहुंचे तो मैंने तय किया कि आज बस की पूरी सर्विस करवा लेते हैं। इंजन कुछ दिनों से अजीब आवाज़ कर रहा था। मैकेनिक के यहाँ भीड़ बहुत थी, हमें इंतज़ार करना पड़ा। वक्त निकलता गया और अंधेरा धीरे धीरे फैलता गया। जब तक बस तैयार हुई तब तक शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। जब हम स्टैंड पहुंचे वहाँ कोई सवारी नहीं थी, पूरा इलाका सुनसान था। राजू ने कहा, उस्ताद आज रुक जाते हैं, सुबह निकलेंगे। उसकी आवाज़ में डर साफ था। मैं थका हुआ था लेकिन मुझे लगा कि अगर आज नहीं गए तो कल हमें डांट पड़ेगी। मैंने बस स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकले सड़क खाली होती गई। दुकानें, घर, लोग सब पीछे छूटते चले गए। अब सिर्फ सड़क थी और जंगल। हेडलाइट की रोशनी में कभी कभी पेड़ ऐसे दिखते थे जैसे वो हिल रहे हों। हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी। मुझे लगा कि ये बस मेरी थकान है। कुछ दूर जाने पर हमें दो आदमी खड़े दिखे। उन्होंने हाथ हिलाया, मैंने बस रोक दी। वो चुपचाप चढ़े और पीछे बैठ गए। उनके चेहरे थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे 3 और लोग मिले, एक आदमी, एक औरत जो घूंघट में थी और एक छोटी सी बच्ची। वो बच्ची इतनी छोटी थी कि उसकी आंखें बस की हेडलाइट में चमक रही थीं। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन दिल ने कहा कि इन्हें छोड़ देना ठीक नहीं होगा। मैंने बस रोक दी। जैसे ही वो तीनों बस में चढ़े माहौल बदल गया। ठंड अचानक बहुत बढ़ गई, इतनी कि मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर निकलने लगी। राजू ने जैकेट कसकर बंद की। मैंने हीटर बढ़ाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी फ्रीजर में बदल गई हो। और तब बस ने झटका लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर सब कुछ बंद। इंजन की आवाज़ गायब, हेडलाइट्स बुझ गईं और बस के अंदर घुप अंधेरा छा गया। वो अंधेरा सिर्फ आंखों का नहीं था, वो दिमाग के अंदर तक घुस जाने वाला अंधेरा था। मुझे अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजू की घबराई हुई सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने स्विच दबाए, 2-3 बार चाबी घुमाई लेकिन बस ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर से हवा के तेज झोंकों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, बस क्यों रोक दी? मैं और राजू दोनों चौंक गए। वो वही आदमी था जो पहले चढ़ा था। वो बाहर खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा चमक रही थीं। उसने खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बताया और कहा कि वो देख सकता है कि क्या खराबी है। मैं और राजू बाहर उतरे। जैसे ही मैं ज़मीन पर उतरा, मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि जमी हुई लग रही थी, जैसे बर्फ। उस आदमी ने इंजन देखा, कुछ छेड़छाड़ की और बोला कि अब कोशिश करो।
मैंने चाबी घुमाई और हैरानी की बात ये थी कि बस स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स फिर जल उठी। मुझे राहत मिली, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ बैठ गया, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हम आगे बढ़े, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। हवा और ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे साथ चल रही हो। राजू चुप था, बहुत ज्यादा चुप। कुछ मिनट बाद वो बोला कि वो पीछे जाकर टिकट काट आता है। जैसे ही वो उठा, मुझे उसके कदमों में झिझक महसूस हुई। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ गया और वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो कांप रहा है। मैंने उसे आवाज दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर जोर से कहा, राजू। तभी वो धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा, मैंने आज तक ऐसा चेहरा नहीं देखा था। उसकी आंखें फैल चुकी थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे वो चिल्लाना चाहता हो, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई हो। उसने कांपती उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, उस्ताद, वो इंसान नहीं है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहा है। तभी मेरे बगल में बैठा वो आदमी भी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था। वो भी पीछे देखने लगा और अगले ही पल वो मेरी सीट पकड़कर बैठ गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाई साहब, आपका कंडक्टर सच बोल रहा है। अब मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था वो बाहर निकल आएगी। मैंने कहा, तुम दोनों ने ऐसा क्या देख लिया है? राजू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने बताया कि जैसे ही वो पीछे गया, उसने देखा कि वो बच्ची अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ रही थी, बल्कि उसकी उंगलियां उसकी माँ की कलाई के आर पार जा रही थी। उस आदमी की आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। और जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो उसका घूंघट अपने आप उठ गया था और उसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था, बस जली हुई खाल और गहरे गड्ढे जैसी आंखें। मैंने एक बार रियर मिरर में देखा और मेरी सांस अटक गई। वो तीनों सीट पर नहीं थे, वो बस की छत से चिपके हुए थे। उनकी गर्दनें उल्टी थीं, उनकी आंखें नीचे की तरफ थीं और उनके चेहरे नॉर्मल नहीं थे। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज़ आई। टप टप टप। औरत की आवाज़ गूंजी। अब तो जान गए। बच्ची हंसी, लेकिन वो हंसी किसी बच्ची की नहीं थी, वो कई आवाज़ों का मिश्रण थी। तभी बस अपने आप तेज़ हो गई। मैंने ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्पीड बढ़ती गई, 40, 60, 80। राजू चिल्लाने लगा, वो रोने लगा और तभी बच्ची की आवाज़ आई, आपने हमें उठाया, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। बस अचानक मुड़ गई, सड़क गायब हो गई और हम जंगल के अंदर घुस गए। पेड़ अपने आप हट रहे थे, जैसे हमारे लिए रास्ता बना रहे हों। कुछ देर बाद हम एक उजड़े हुए गांव के सामने थे। टूटी दीवारें, जले हुए घर, हवा में सड़ांध। तभी उस आदमी ने बोला कि इस गांव का नाम मोरधरा है। 25 साल पहले यहाँ एक सरकारी बस हादसे का शिकार हुई थी। 43 लोग जिंदा जल गए थे और उनकी आत्माएं आज भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती हैं। और तभी मुझे सब याद आ गया। वो बस, वो रात, वो चीखें। मैं ही वो ड्राइवर था। मैं बच गया था, लेकिन मैं भाग गया था। मैंने सच नहीं बताया था। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तभी औरत ने कहा, हम बदला नहीं चाहते, हमें शांति चाहिए। लेकिन तभी ज़मीन हिलने लगी, आत्माएं चीखने लगी। राजू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अगर किसी को यहाँ रहना पड़े तो वो रहेगा। और अगले ही पल वो चला गया। बस के दरवाजे बंद हो गए और मैं अकेला रह गया। सुबह मैं शहर के स्टैंड पर था, सब कुछ नॉर्मल, बस राजू नहीं था। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कल रात मैंने उसी बच्ची को अपने दरवाजे पर देखा था। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बस स्टैंड पर था। धूप निकल चुकी थी, लोग चाय पी रहे थे, ऑटो वाले चिल्ला रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मेरा सिर फट रहा था, जैसे किसी ने दिमाग के अंदर हथौड़ा मारा हो। मैं उठकर बैठा और सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, राजू। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, टिकट काउंटर, चाय की दुकान, टॉयलेट, हर जगह, लेकिन राजू कहीं नहीं मिला। मैंने स्टैंड मास्टर से पूछा। उसने कहा, कौन राजू? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था रात में? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कंडक्टर है, रोज मेरे साथ रहता है। वो आदमी मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूँ। उसने रजिस्टर निकाला और दिखाया। मेरे नाम के सामने कंडक्टर का कॉलम खाली था। मैंने खुद को संभाला और घर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रात को सोते ही मुझे सपने आने लगे। सपने नहीं, वो असली लगते थे। मैं उसी बस में होता, चारों तरफ अंधेरा और वही जली हुई आत्माएं मुझे घूर रही होती। वो बच्ची मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती और कहती, ड्राइवर अंकल, आप फिर से भाग रहे हैं? मैं पसीने में भीग कर उठ जाता।
एक हफ्ते बाद मैंने बस चलाना छोड़ दिया, लेकिन चीजें वही नहीं रुकी। एक रात करीब 2:12 पर मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। मैं उठा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरी रूह कांप गई। वो वही बच्ची थी, वही जली हुई आंखें, वही टेढ़ी मुस्कान, लेकिन इस बार वो पूरी तरह जली हुई नहीं थी। उसका आधा चेहरा नॉर्मल था, आधा जला हुआ। उसने धीरे से कहा, आपने हमें अधूरा छोड़ दिया। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी और अगले ही पल मैं फिर उसी बस में था। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने वो सभी लोग बैठे थे, कुल 43। उनके चेहरे जले हुए, शरीर टेढ़े, आंखों से काला पानी टपक रहा था। और राजू सबसे पीछे बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद, अब आपको पूरा सच सुनना पड़ेगा। मुझे याद आने लगा 25 साल पहले की वो रात। मैं नया नया ड्राइवर था, शराब पी रखी थी, तेज स्पीड में चला रहा था। लोग चिल्ला रहे थे। राजू तब भी मेरे साथ था। उसने मना किया था, लेकिन मैंने नहीं सुना। और फिर ब्रेक फेल। बस खाई में गिरी, आग लग गई, लोग जलने लगे, बच्चे चीख रहे थे और मैं भाग गया था। मैंने कहा था कि कोई सवारी नहीं थी। मैंने सबको मार दिया था और अब वो मुझे लेने आए थे। तभी बस चलने लगी, लेकिन इस बार रास्ता जंगल का नहीं था। वो रास्ता मेरे दिमाग के अंदर था। हर मोड़ पर मुझे मेरे गुनाह दिखाए जा रहे थे। एक औरत अपने बच्चे को जलते हुए पकड़कर चिल्ला रही थी। एक बूढ़ा आदमी मुझे कोस रहा था। एक लड़की मदद मांग रही थी। और राजू चुपचाप मुझे देख रहा था। मैं चिल्लाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आत्माओं ने कहा, माफ़ी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। बस एक पुराने पुल के पास रुकी। नीचे सिर्फ अंधेरा था। राजू उठा और बोला, अब फैसला तुम्हारा है उस्ताद। या तो तुम हमारे साथ रहो या फिर किसी और को भेजो। मैं समझ गया, ये आत्माएं अब किसी को पकड़ना चाहती थीं, किसी को जो मेरी जगह ले। मैं रोने लगा, लेकिन तभी मुझे एक आवाज़ आई, सच बोल दो। मेरे अंदर कुछ टूटा। मैं अगले दिन पुलिस स्टेशन गया। मैंने सब कुछ कबूल कर लिया। सब हंसे, कहा कि मैं पागल हूँ। लेकिन उस रात स्टेशन में आग लग गई। 43 लोग मारे गए और सीसीटीवी में सिर्फ एक चीज़ दिखी, एक बच्ची जो कैमरे की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब मैं जेल में हूँ, लेकिन हर रात 2:12 पर वो मेरे पास आती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है।